जय हिंद ऑल ऑफ यू। हिस्ट्री का मेरा ये पहला लेक्चर है ऑनलाइन। आज से हम हिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत करेंगे। जब भी हिस्ट्री पढ़ने की बात आती है तो बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगता है, यानी कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद होगा, और इतना सारा कंटेंट है, कैसे दिमाग में रहेगा। तो आप इतिहास को इंग्लिश में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री, और इसमें से एच और आई अलग कर देंगे तो आपका बनेगा स्टोरी। स्टोरी मतलब कहानी। बस यही आपको याद रखना है कि आपको हिस्ट्री को या इतिहास को कहानी के रूप में याद रखना है। कहानी अगर वास्तविक है तो याद रख लीजिए, और अगर वास्तविक नहीं है तो आप उसे बना लीजिए। जैसे मैं अभी जस्ट शुरू करता हूं इसको। तो इतिहास को बेसिकली 3 कालों में बांटा जाता है। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा। फिर आता है आद ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एरा। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक एरा। अब नॉर्मली अगर कोई पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ये पूरा काल निर्भर है। मतलब कि यहां से कोई भी लिखित या साहित्यिक साक्ष्य, यानी कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिले हुए हैं, या कोई भी लिटरेट या लिटरेचर वाली एविडेंस नहीं मिले हुए हैं। लेकिन इसको अलग तरीके से कैसे बता सकते हैं, ये आपको नहीं पता है। आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल यहां पे भी हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर डिपेंडेंट है, यानी कि निर्भर है। यहां लिखित साक्ष्य यानी कि साहित्यिक साक्ष्य मिले तो हैं, लेकिन इन्हें हम पूरी तरह से पढ़ नहीं सके, क्योंकि इनकी लिपियां आज भी हमारे मतलब हमारे लिए इन्हें जानना बड़ा मुश्किल है। आते हैं ऐतिहासिक काल पे, तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य पे भी हम निर्भर हैं, लेकिन साथ में हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य और इन्हें हम पढ़ भी पाए हैं। तो मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं कि ये किस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका ये है कि इतिहास के इन कालों को आप एक छोटे बच्चे के जीवन से जोड़ दो। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो आपको क्या लगता है कि वो सब कुछ बोलने लगता है? नहीं, सिर्फ उसके साक्ष्यों के आधार पर। कौन से साक्ष्य? अगर उसको भूख लगी होगी तो क्या करने लगेगा? रोने लगेगा। अगर उसने सुसु कर ली होगी तो वो ये बताने के लिए क्या करने लगेगा? रोने लगेगा। अगर उसे थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा तो उसको बताने के लिए क्या करेगा? वो रोने लगेगा। मतलब वो बोल नहीं सकता है, सिर्फ उसके इशारों के आधार पर हम समझते हैं। कभी कभी तो इतना मन परेशान हो जाता है कि रोएगा तो खाना दे दिया, यानी कि दूध पिला दिया, उसके बाद भी रो रहा है, अरे क्या हो गया? हो सकता है उसने कोई सुसु वसु कर ली होगी, अपना पैंट गीला कर लिया होगा, तो वो रोने लगेगा, तो अपन वो देख लेते हैं। फिर भी नहीं चुप होता है तो फिर डॉक्टर के पास ले जाते कि चुप ही नहीं हो रहा है। तो हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले उसके, सिर्फ उसके जो भी पुरातात्विक साक्ष्य है उसके आधार पर हमने माना कि ये कारण हो सकती है। वैसे ही इस प्राग ऐतिहासिक काल में जो आपके पुरातात्विक साक्ष्य है उसी पर हम निर्भर है। और इस समय जैसे छोटे बच्चे को लिखते नहीं आता, वैसे यहाँ पे भी लिखित साक्ष्य कोई उपलब्ध नहीं है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? 2-3 साल का, जिसमें वो कुछ तो बोलेगा, आबा जाबा डाबा डाबा, है ना, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आएगी, उसकी लिपि समझ में नहीं आएगी। वो लिखे कैसे, लिखेगा कैसे? वो देखना कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करेगा। आप अपने दोस्त की कोई कॉपी लेके आए होगे, जनरली आपकी कॉपी छोड़ के वो उसी दोस्त की कॉपी को या तो फाड़ देगा या इस तरीके से गोद देगा। वो आपको बता रहा होगा कि ये मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी लिपि नहीं समझी जा सकी। तो आद ऐतिहासिक काल भी एक ऐसा काल है जिसकी लिपि समझी नहीं जा सकी। जैसे छोटे बच्चे की नहीं समझी जा सकती, वैसे इनकी भी समझी नहीं जा सकती। थोड़ा बहुत तो समझ लेते हैं, तो ऐसे ही थोड़े बहुत यहाँ पे समझ लिया गया। इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो यहाँ पे है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा है वैदिक सभ्यता। तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, लेकिन साथ ही यहां पर है साहित्यिक साक्ष्य भी और विदेशी यात्रियों का वर्णन भी। मतलब जैसे आपने मेगास्थनीज वगैरह का नाम सुना होगा, जिसने इंडिका लिखी थी, तो इनसे हमें जानकारी मिलती है। अलबरूनी आया था, अलबरूनी के जो साहित्यिक साक्ष्य उससे जानकारी मिलती है।
तो इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये एक ऐसा काल जिसमें हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर भी निर्भर है और साहित्यिक या लिखित साक्ष्यों पर भी निर्भर है। अब ऐसे ही बच्चे से जोड़ लो कि बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, मतलब 5-6 साल का हुआ, अब उसको भी अनार का, आम का या ABCD ये लिखते हुए आने लगता है ना, और वो लिखने लगता है, हम समझने लगते हैं। तो बस छोटे बच्चे के जैसे इसको जोड़ना है कि जब बच्चा छोटा था तो उसको कुछ भी ना बोलते आता था, ना लिखते आता था। सिर्फ उसकी हरकतों से या उसके जो भी एविडेंस है उससे हमें पता चलता था कि ये क्या चाह रहा है या ये क्या कर चुका है। वैसे ही यहाँ पे भी आप अगर देखोगे प्राग ऐतिहासिक काल, इसको पाषाण काल भी कहना चाहिए होगा, मैं बताऊंगा इसको। तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल में कोई भी हमारे लिखित साक्ष्य नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य है, इससे आप जोड़ लीजिए। बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, उसे लिखते तो आएगा इस तरीके से गोदते हुए, लेकिन वो ये नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि उसकी लिपि हम समझ नहीं सकते। ठीक इस काल की भी लिपि हमें हमें समझ में नहीं आई है पूरी तरह से। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप देखोगे तो उसमें कहीं चंद्र बना हुआ है, कहीं पे सूर्य बना हुआ है, कहीं पे पक्षियों के चित्र बने हुए हैं और उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं हमें समझ में नहीं आता है। फिर इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जहां पे हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं ही। ठीक है, वो साक्ष्य क्या हैं, हम साक्ष्यों की भी बात करेंगे, इन सभी साक्ष्यों की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी हम इस लेक्चर को समझते हैं। सो होपफुली देखिए कितना आसान हो जाएगा। जन्म लिया बच्चा, वो बच्चा जो थोड़ा बड़ा हो गया है 2-3 साल का, लिख पा रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, और वो बच्चा जो लिख भी पा रहा है और हम समझ भी पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, और साथ ही पुरातात्विक साक्ष्यों पर हम निर्भर हैं। ये एक ऐसा काल जिसमें हम पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों पर निर्भर है, लेकिन इनके साहित्यिक साक्ष्य या लिखित साक्ष्य हम समझ नहीं सके। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और लिखित साक्ष्य भी है, और इन्हें हम पढ़ भी सके, समझ भी सके और दूसरों को बता भी सके। इसके अलावा विदेशी यात्रियों का विवरण तो है ही। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में, 3 कालों में बांटा गया है। सबसे पहले है पुरापाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल और फिर है नवपाषाण काल। यदि हम पुरापाषाण काल की बात करें तो ये प्रारंभ मतलब कि जब से हमारे पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ, जब भी आप इमेजिन करके देखो, अब यहां पे भी ना लोग रटने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करके देखो कि ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है, मतलब उसके अंदर निरंतर कोई ना कोई नई रचनात्मक प्रवृत्ति आ रही है, वो लगातार सीख रहा है। लेकिन सोच के देखो कि जब हम बंदर से इंसान के रूप में परिवर्तित हो रहे होंगे तो हम कितना कुछ सीख रहे होंगे, कितना कुछ हमें समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई घर नहीं होगा, कहीं भी हम खा रहे होंगे, कहीं भी हम पी रहे होंगे, कहीं भी हम सो रहे होंगे, खाना बदोश जिंदगी जी चलती थी। उस समय मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा हमारा? सिर्फ भोजन की खोज। समझ रहे हैं आप? तो भोजन कहां से मिले? तो उस समय तो इंसान को या तो सीधे सीधे कोई चारा हो गया या कोई फूल पत्ती हो गई वो खा लेता होगा, लेकिन जब उससे काम नहीं चलता होगा तो वो देखता होगा कि इस जानवर को या इस पशु पक्षी को खाकर हम अपना पेट भर सकते हैं। क्योंकि इंसान को कुछ आए ना आए खाते जरूर आता है, वो अपने आप खाना सीख जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको कुछ ना आए, लेकिन उसको ये पता होता है कि अ, हमें भूख लगी है और इसकी वजह से वो रोने लगता है। ऐसे ही जब ह्यूमन इवॉल्व हुआ होगा, जब वो बंदर से मानव के रूप में आया होगा, तो उसे भी भूख लगी होगी, और जब उसने वहां पर पहली बार अपने भोजन के लिए संघर्ष करना शुरू किया होगा, तो वो किसका उपयोग करेगा? जो उसके सामने होगा, और उसके सामने क्या होंगे? पत्थर। तो इसी को प्रागैतिहासिक काल को मैंने इसी वजह से कहा पाषाण काल, और यही पाषाण काल 3 पार्ट में आप बांट सकते हो, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की यदि मैं बात करूं तो यह प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक है। फिर मध्य पाषाण काल की बात करूं तो यह 10,000 से लेकर लगभग 5500 ईसा पूर्व तक है, और नवपाषाण काल की बात करूं तो ये 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि ईसा पूर्व क्या है? ईसा पूर्व इसको हम कहते हैं BC भी।
इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। फिर से याद रखिएगा, बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले 1 साल, फिर 2 साल, ऐसे उल्टा जाएगा। और इसके बाद आता है एडी, या इसी को बोलते हैं ईसवी। एडी मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का अर्थ है इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, या इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड में यहां पे इसको लिया गया है जीसस क्राइस्ट। तो प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक कौन सा हो गया? पूरा पाषाण काल। 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 5500 ईसा पूर्व तक कौन सा हो गया? तो मध्य पाषाण काल। और 5500 ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक कौन सा हो गया? तो नवपाषाण काल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्री स्टोन एज, इसको बोलेंगे मिडिल स्टोन एज, और इसको बोलेंगे न्यू स्टोन एज। अच्छा, एक और चीज में जो आपको जाते जाते बताना चाहता हूं, ये प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने बोला कि आप इसको बोल सकते हो पाषाण। और यहां से आप देखोगे मैंने उदाहरण लिया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। तो पाषाण और कांस्य, इन दोनों के बीच में एक और आता है ताम्र पाषाण। तो ताम्र पाषाण काल भी एक टॉपिक होगा मेरा। अभी मैं इसी को आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और सबसे पहले पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, ये टॉपिक आने वाले हैं आपके आगे। तो आप इस वीडियो के बाद ये समझिए कि मैं जितने भी इससे जुड़े हुए टॉपिक हो सकते हैं उस पे ही वीडियो बनाऊंगा, और बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका यूपीएससी ले लो, एमपीपीएससी ले लो, या कोई भी अलग अलग स्टेट के सिविल सर्विस एग्जाम ले लो, उनको भी कवर करेगा, प्री प्लस मेंस भी कवर करेगा। इसके अलावा वनडे एग्जाम में अच्छा खासा इन डेप्थ आपके पास नॉलेज हो जाएगा। आप बस कुछ मत कीजिए, इस वीडियो को सेव करते रहिए। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे टॉपिक आएंगे आपके पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो पुरा पाषाण काल का होगा। लेकिन आप समझिए पाषाण काल है, पाषाण के बाद जब हम पहली धातु को उपयोग करेंगे तो वो कौन सी होंगी? तांबा। तो तांबा से यहाँ पे बनेगा ताम्र पाषाण काल। कौन सा बनेगा? ताम्र पाषाण काल। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल, ये भी कंसीडर आदि ऐतिहासिक काल में ही किया जाता है। आदि ऐतिहासिक काल को धातु काल भी कहा जाता है, यानी कि धातु की शुरुआत हो गई थी, धातु उपयोग करने की शुरुआत हो गई थी। तो आदि ऐतिहासिक काल को ताम्रपाषाण काल से जोड़ लीजिएगा। इसके अलावा ताम्रपाषाण काल के बाद यहाँ पे कांस्ययुगीन सभ्यता आ जाएगी। और जब वैदिक सभ्यता हम पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता में आएगा उत्तर वैदिक काल, यानी कि पोस्ट वैदिक एरा। और उसी समय पे किसकी खोज हो जाएगी? लोहे की। तो वहां से हमारा लोहे से जो लोहे की खोज से जो हमारे उपकरण और हथियार बनेंगे उसको हम समझेंगे। सो होपफुली ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।